दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे विज्ञान के 45 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये फाइनल परीक्षा का रिवीजन वीडियो है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और बताइए कि 45 प्रश्न में कितने प्रश्न आपको पहले से याद हैं। और दोस्तों ये 45 प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों जो प्रश्न आपको याद है उसका आपको रिवीजन कर लेना है, और जो याद नहीं है उसको एक कॉपी में साथ में नोट करते जाइए। इससे आपको होगा क्या कि प्रश्न सभी आपको याद होता चला जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए और सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न कहता है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो हमारा उत्तर होगा अवतल दर्पण में। दोस्तों अवतल दर्पण में वस्तु का हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए कहता है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण का, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए कहता है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। दोस्तों लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न। देखिए कहता है कि कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। दोस्तों कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है, तो हमारा उत्तर होगा अबिंदुकता, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आपको जो प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं है उसको साइड में एक कॉपी में नोट करते जाइए ताकि आपको सभी प्रश्न नोट करने से याद हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि निकट दृष्टि वाले व्यक्ति चश्मे में इस्तेमाल करते हैं, तो वह किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो निकट दृष्टि वाले अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। दोस्तों उसी प्रश्न को घुमा करके पूछ दिया गया है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा अवतल का। उसके बाद आइए आठवां प्रश्न में। देखिए कहता है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दोस्तों डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डायनेमो से DC करंट और AC करंट दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों धाराएं। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। दोस्तों विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है वाट, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। दोस्तों विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग नर्म लोहा का प्रयोग करते हैं। हमारा इस आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और अस्थाई चुंबक जो होता है उसके लिए हम लोग इस्पात का प्रयोग करते हैं, और विद्युत चुंबक के लिए हम लोग नर्म लोहा का प्रयोग करते हैं। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध। दोस्तों जो ताप होता है यानी कि टेम्परेचर होता है, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो चालक का प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाता है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग कहते हैं जनित्र, यानी कि इसको कहते हैं जनरेटर। और दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है कि बताइए जो विद्युत मोटर होता है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो जल्दी से वीडियो को रोकिए और इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए कि विद्युत मोटर है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करता है। चलिए उसके बाद आइए 13वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि फ्लेमिंग के वर्म हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों जो अंगूठा होता है वो बल की दिशा की संकेत करता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 14 नंबर सवाल कहता है कि विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा को
किस ऊर्जा में चेंज करता है? विद्युत जनित यानी कि जनरेटर। तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए 15 नंबर सवाल में। देखिए 15वां सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? तो यूरेनियम आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? दोस्तों इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। तो इसमें नवीकरणीय कौन होगा? इसमें नवीकरणीय होगा सौर ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि भोजन का पचना या पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया? दोस्तों भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वह ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन अभिक्रिया है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि CaCO3-CaO प्लस CO2 कहता है कि उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो C और CO3 है वो दो यौगिक में टूट रहा है, यानी कि इसमें अपघटन हो रहा है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 19वां क्वेश्चन कहता है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? दोस्तों श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो देखिए श्वसन से क्या होता है? तो जब हम लोग श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? ऊष्मा निकलता है। तो यानी कि यह कैसे अभिक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। और अगर आपको कहेगा कि भोजन का पचना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो यह हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। लेकिन श्वसन कैसा अभिक्रिया है? तो श्वसन है वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही है? तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन, यानी कि कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि कॉपर ऑक्सीजन से योग कर रहा है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए दोस्तों सभी गेसिंग किया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है? तो अम्लीय पदार्थ कौन है? तो देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा नारंगी का रस। दोस्तों नारंगी का रस है, ये अम्लीय पदार्थ है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि किसी अम्लीय विलयन का पीएच होता है। दोस्तों अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है HCl, उसके बाद NaOH, उसके बाद K2SO2 और डी है कहता है NH4OH। तो इसमें लवण कौन है? तो K2SO2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, यह लवण है। चलिए उसके बाद देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। C12H/SO11, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो सबसे ज़्यादा होता है सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम। चलिए उसके बाद देखिए 26वां क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? दोस्तों कौन सी अधातु चमकीला है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सोडियम। दोस्तों सोडियम अधातु है वो चमकीला होता है। चलिए उसके बाद देखिए 27वां क्वेश्चन कहता है कि लोहे का परमाणु संख्या। दोस्तों लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है? देखिए कार्बन का अपरूप कौन है? तो देखिए हीरा कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट ये भी कार्बन का अपरूप है, फ्लोरीन ये भी कार्बन का अपरूप है। हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। दोस्तों जब कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है तो एथाइन बनता है, यानी कि एसिटिलीन गैस बनता है। इसका फॉर्मूला होता है C2H2। चलिए उसके बाद देखिए 30वां क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया? दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो दोस्तों आवर्त सारणी का जो प्रथम वर्ग है उसमें जो धातु है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है और इसमें सिर्फ एक ही कक्षा होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि रंध्रों
यानी कि स्टोमाटा द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? तो दोस्तों स्टोमाटा द्वारा जल का निष्कासन होता है यानी कि पेड़ पौधे के पत्तियों से, तो उसको क्या कहा जाता है? बाष्पो उत्सर्जन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 35वां क्वेश्चन, कहता है कि अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। दोस्तों जठर रस में क्या पाया जाता है? तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है भिन्न, उसके बाद अश्लेष्मा भी पाया जाता है, उसके बाद पेप्सी नोजन भी पाया जाता है, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। 35 का सही आंसर क्या? ऑप्शन डी है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। दोस्तों आहार नाल का सबसे लंबा भाग कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि न्यूरॉन के केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है? यानी कि न्यूरॉन का जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ उपस्थित होता है? तो दोस्तों यह उपस्थित होता है साइटोन में, और साइटोन को कोशिकाएं कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है, साइटोन। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए 39वां क्वेश्चन, कहता है कि इनमें से, कहता है कि जनन ग्रंथि कौन है? दोस्तों इसमें जनन ग्रंथि कौन है? देखिए अंडाशय ये जनन ग्रंथि है, वृषण भी जनन ग्रंथि है, थायराइड ये जनन ग्रंथि नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 40 नंबर सवाल, 40वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में रहते हैं वे कहलाते हैं, तो उसको कहा जाता है एक लिंगी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में बनता है, तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन पारिवारिक नियोजन की, कहता है कि प्राकृतिक विधि है। दोस्तों प्राकृतिक विधि कौन है? तो संयम हो गया, उसके बाद मैथुन क्रिया में अवरोध हो गया, उसके बाद क्या दिया हुआ है? मैथुन की असामंजस्य अवधि, और डी है इनमें सभी, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? दोस्तों जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं था, उसके बाद O2 भी नहीं था, और NO2 भी नहीं था, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि जीव की उत्पत्ति से पहले यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं था, ऑक्सीजन भी नहीं था, और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी नहीं था। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि रुधिर वर्ग ओ का जीन होता है, तो यह अप्रभावी होता है, इसका जीन होता है वो अप्रभावी होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दोस्तों पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों 45 प्रश्न में आपके बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, कम से कम इसमें से 7 से 10 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।